Hello friends, this is Pankaj and you are watching Investing with Pankaj। बजट आया अभी अभी और काफी सारा डिस्कशन उसके बारे में हो रहा है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है एक ऐसा सेक्टर जो कि पिछले कुछ समय में स्ट्रगल कर रहा है और बजट उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बजट एक इंडिकेशन देता है कि किस तरह की पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाना चाहती है कंजम्पशन को स्पेंड करने के लिए, इंकरेज करने के लिए या फिर लोगों के हाथ में और ज्यादा पैसे देने के लिए ताकि वो जरूरत के सामान खरीद सकें। तो कंज्यूमर स्टॉक्स जो होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि बजट का उनके ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आप किसी भी सेक्टर के उस समय पे जो वैल्यूएशंस हैं या उस समय पे जो फंडामेंटल्स हैं उनको अगर कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसीज के बारे में क्या प्रायोरिटी एरियाज हैं, तो आप कई बार ऐसा पाएंगे कि बहुत ज्यादा आपको कनेक्शन या बहुत ज्यादा तारतम्य नहीं दिखेगा, बहुत ज्यादा आपस में कुछ किसी तरह की सिमिलरिटी या किसी तरह की और बहुत ज्यादा चीजें नजर नहीं आएंगी। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज होती हैं वो काफी अलग होती हैं, काफी डिफरेंट होती हैं और किसी पर्टिकुलर सेक्टर का अच्छा या खराब करना उतना बड़ा मुद्दा नहीं होता, उतना बड़ा इश्यू नहीं होता। लेकिन कंज्यूमर स्टॉक्स, कंज्यूमर सेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कंज्यूमर जो कंजम्पशन है डोमेस्टिक और जो कंज्यूमर्स अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, किस तरह की डिमांड जनरेट कर रहे हैं, वो चीज के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा इन्फ्लेशन जैसे है एक पॉइंट या फिर लोगों के हाथ में अगर पैसे ज्यादा हैं तो वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं, मतलब ये है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो वो सब चीजें काफी स्ट्रांगली लिंक्ड है इस सेक्टर के साथ, इसलिए इस सेक्टर में गवर्नमेंट की पॉलिसीज या बजट के बारे में डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बजट का फोकस एरिया क्या है ब्रॉडली स्पीकिंग, और कंज्यूमर स्टॉक्स के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा और कंज्यूमर स्टॉक में क्या क्या चीजें देखी जा सकती हैं, क्योंकि कंज्यूमर स्टॉक्स कहने को तो कंज्यूमर स्टॉक्स हैं बट उनके अंदर भी जो इंट्रिकेसीज हैं, जो न्यूएंसेस हैं या जो बारीकियां हैं उनको समझने की कोशिश अगर आप करेंगे तो बहुत आपको आगे इस चीज का बेनिफिट हो सकता है, एडवांटेज हो सकता है। तो दूसरी एक और चीज कि सेक्टर का टर्न अराउंड जो है काफी टाइम से उम्मीद की जा रही है कि होगा होगा, वो कब होने के चांसेस हैं। तो पहली बात जो देखें कि गवर्नमेंट की बजट में जो एक बहुत की मैसेजेस हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं वो ये है कि गवर्नमेंट फिजिकल जो डेफिसिट है उसको कंट्रोल करना चाहती है। मतलब वो अंधाधुंध खर्चा या ऐसी चीजों पर स्पेंड नहीं करना चाहती जहां पर कि बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं है। रिटर्न्स मतलब कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, जो कंजम्पशन होता है या जो खर्चा होता है वो बेसिकली दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। जैसे कि आप सोचिए कि अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं या फिर आप वेकेशन पे जा रहे हैं तो ये खर्चा जो है वो ऑफकोर्स जरूरी है आपके रिक्रिएशन के लिए या आपके लेजर के लिए, लेकिन इसका कोई लॉन्ग टर्म फायदा बहुत ज्यादा नहीं है। और कंट्री के हिसाब से देखें तो कंट्री जैसे सैलरीज या पेंशन पे जो पैसा खर्च कर रहा है उसका भी बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं है डायरेक्टली। ऑफकोर्स गवर्नमेंट के बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स है तो उनको तो चलाना है, लेकिन इनका कोई लॉन्ग टर्म विशेष फायदा नहीं है। लेकिन कई सारे लॉन्ग टर्म खर्चे जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप खर्चा कर रहे हैं, तो अगर आप इंडिविजुअली देखें कि अगर आप एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं, घर बना रहे हैं या कुछ ऐसी चीजों पर खर्च कर रहे हैं जिनके कि लॉन्ग टर्म फायदे हैं, लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस हैं, तो उनको आप कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे खर्चे हैं। और जो खर्चे बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म फायदे नहीं लेके आते उनको आप खराब खर्चों की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जरूरी क्या है जरूरी नहीं है वो बाद में कभी बात करें, लेकिन खराब और अच्छे मोटा मोटी तौर पर ये क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं। तो फिजिकल डिसिप्लिन क्या होता है? फिजिकल डिसिप्लिन होता है कि आप बहुत ज्यादा अंधाधुंध खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो ये एक प्रायोरिटी है। रूरल ग्रोथ, रूरल ग्रोथ हमेशा बहुत पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट होता है। अगर जिन लोगों को ये याद हो कि 2004 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें एक बहुत बड़ा कारण आज भी डिस्कस किया जाता है कि रूरल डिस्ट्रेस जो था, रूरल जो कमियां थी या मुश्किलें थी, उनका बहुत बड़ा इलेक्शन के ऊपर असर पड़ा था। तो रूरल ग्रोथ जो होती है उसको पुश करना, उसको बढ़ावा देना हमेशा गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस उसके बहुत हो सकते हैं गवर्नमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश कि अब कंट्री को ग्रो करना है, अगर 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ग्रोथ होना या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर
ध्यान देना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, बिकॉज इंडिया इज अ यंग कंट्री। हमारी जो मीडियन एज मतलब कि आधी आबादी उसके ऊपर और आधी आबादी उसके नीचे मानी जा सकती है, तो लगभग 140-145 करोड़ के लोग जो हम हैं, मीडियन एज हमारी 30 साल से कम है। तो मतलब ये जो पॉपुलेशन आप इमेजिन करिए, ये डेमोग्राफिक्स जो है कि बहुत सारे लोगों को नौकरियां चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एक प्रायोरिटी है। तो ये 4 मुख्य प्रायोरिटीज आप देख सकते हैं: रूरल ग्रोथ, फिस्कल डिसिप्लिन, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। अब देखिए कि कंज्यूमर स्टॉक्स का इनका लिंकेज कैसे होता है। कंज्यूमर स्टॉक में क्या चीज है भाई? डिमांड का रिवाइवल ऑब्जेक्टिव है। डिमांड का रिवाइवल कैसे? मतलब डिमांड को बढ़ावा देना, डिमांड को आगे बढ़ाना। तो वो आपने देखा कि रूरल ग्रोथ की जो चीज है वो उससे लिंक्ड है। फिर कंज्यूमर्स के हाथ में ज्यादा पैसे देना। कंज्यूमर्स के हाथ में ज्यादा पैसे देने का मतलब ये है कि अगर ज्यादा पैसे देंगे तो वो ज्यादा खर्चा भी कर सकते हैं। रूरल पुश एंड इम्पैक्ट ऑन डिमांड, डायरेक्ट लिंकेज है भाई। अगर आप रूरल पुश करेंगे, जैसे कि बहुत सारे केसेस में अगर आप थोड़ा टाइम में पीछे जाएं तो शायद आपने सुना होगा कि एक रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शुरू की गई थी आज से लगभग 20 साल पहले, और उसमें ये फोकस था कि भाई हम रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो उसमें काफी सारा रूरल कंजम्पशन को बढ़ावा उससे योजना से मिला था। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, जितने ज्यादा लोग नौकरी में होंगे, व्यवसाय में होंगे, डेफिनेटली वो खर्चा करेंगे, क्योंकि आदमी जब काम कर रहा है, कमा रहा है, तो खर्चा ही करने के लिए कमा रहा है। कुछ सेव करेगा लेकिन खर्चा भी करेगा डेफिनेटली। गोल्ड पे ड्यूटी कट किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है आजकल। तनिष्क, क्या वो आपने सुना होगा जरूर, गोल्ड ज्वेलरी के जो स्टॉक्स हैं, उनका एक लिमिटेड दायरा है। ऑफकोर्स हर एक आदमी इतना रेगुलर बेसिस पे गोल्ड नहीं खरीदता, लेकिन फिर भी वो एक इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। फिर टैक्सेशन, जो अक्सर कहा जाता है सिन स्टॉक मतलब अल्कोहल है या टोबैको है, तो आईटीसी एक बहुत बड़ा स्टॉक है इसमें, जिसमें के ऊपर हमेशा ये तलवार लटकती रहती है, खतरा मंडराता रहता है कि भाई कब ड्यूटी बढ़ जाए, कब टैक्स बढ़ जाए। तो इस बार ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं हुआ। तो सिगरेट के जो स्टॉक्स हैं, मतलब आईटीसी जैसे स्टॉक, उनको डेफिनेटली उसका फायदा है। अब आप एक चीज ये देखें कि एफएमसीजी जो है, एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये जो आप यहाँ पे ये जो सीएजीआर होता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, और ये जो आप ऑरेंज कलर का चार्ट देख रहे हैं, 2020 से लेकर 2027 के बीच में इंडिया का जो एफएमसीजी मार्केट है उसमें लगभग 27-28% की ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। 27-28% ग्रोथ काफी बड़ी ग्रोथ होती है। अब आप ये देखें कि एफएमसीजी एक्चुअली क्या है। एफएमसीजी वो है जो जरूरत के सामान हम डेली बेसिस पर खरीदते हैं। सोप है, ऑयल है, तो आप देखें कि बहुत सारी कंपनी जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, सब कुछ बनाती है, लक्स बनाती है, सर्फ बनाती है, बहुत सारे और भी उनके हजारों प्रोडक्ट्स हैं। तो उस तरह से और भी कंपनीज है। अब आप देखें कि मैरिको है, मैरिको जो सफोला या पैराशूट ब्रांड है, डाबर है, या फिर नेस्ले है, या फिर आईटीसी है, इमामी है, बहुत सारी कंपनीज है। तो ये पूरा सेक्टर जो है, ये मतलब इंडियन एफएमसीजी मार्केट अगर 27-28% ग्रोथ करा तो डेफिनेटली एक अच्छी बात है। फिर आप देखें कि जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जो बात हो रही है, जो आपको ब्लू कलर का चार्ट दिख रहा है, ये जो सीएजीआर है 2015 से लेकर 2022 के बीच में, ये जो है लगभग 8-9% के आसपास है। ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस आपको दिख रहा है। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो चीज है, मतलब क्या कि पिछला 7-8 साल जो रहा है, ऑफकोर्स कोविड भी रहा है उस टाइम पे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एक चीज बहुत है कि जनरली ये सेक्टर में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन ट्रेजेक्टरी है कि जिस कंट्री में 140-145 करोड़ लोग हों, वहां पर एफएमसीजी जो कंपनीज हैं, उनके सेल्स ग्रोथ को एक बहुत हद तक एश्योर्ड समझा जा सकता है। अब आप एक चीज देखिए कि ये जो एक बहुत बड़ा ब्रेकअप है अर्बन और रूरल के बीच में, तो अर्बन जो, अगर ये डेटा 2022 का है जो आप नीचे देख रहे हैं, 2022 में जो अर्बन कंट्रीब्यूशन था वो लगभग 2/3 था, 65%, और रूरल लगभग 35%। अब आप देखेंगे इंडिया की आबादी अगर आप देखें मोटा मोटी तौर पर 50% से थोड़ी ज्यादा है अर्बन में, लेकिन 50% से ज्यादा आबादी है। ऑफकोर्स अर्बन मतलब रिलेटिवली मोर प्रॉस्परस, रिलेटिवली मोर समृद्ध, ज्यादा पैसे उनके पास है, तो 2/3 लगभग 65% कॉन्ट्रीब्यूशन उनका कंजम्पशन में है। फिर गवर्नमेंट के साथ साथ और भी कई फैक्टर होते हैं, जैसे कि भाई किसान है, अगर रूरल एरियाज है, फार्मर्स हैं, तो वहां पर अगर अच्छी पैदावार हुई, अच्छी फसल हुई, तो डेफिनेटली कंजम्पशन बढ़ेगा। और ये बहुत नॉर्मल सी चीज है कि जब कभी इनकम ज्यादा होती है, और इनकम ज्यादा, जैसे कि
ये फर्क है एक सैलरीड क्लास में और एक बिजनेस या फार्मर में, कि जहां इनकम ज्यादा हो रही है तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि थोड़ा सा कंजम्पशन के ऊपर सपोर्ट मिलेगा, कंजम्पशन को फायदा होगा उससे। अब आप देखें कि जो इंडिया जो है, इंडिया में क्या इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो ग्रोइंग डिमांड है, जैसा हमने देखा ग्रोइंग डिमांड है, फूड प्रोसेसिंग जैसी चीजें हैं या डिजिटल एडवर्टाइजिंग, आप जिस किसी भी सेक्टर को उठा के देख लीजिए आपको देखेगा डिमांड तो बहुत बढ़िया है, डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप देखें इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज नया नया फैक्ट्री लगा रही, नई प्लांट लगा रही हैं। जैसे कि वरुण बेवरेजेस कंपनी है जो कि पेप्सी के बॉटलिंग करती है, पेप्सी को जो आप पेप्सी पीते हैं वरुण बेवरेजेस मोस्ट लाइकली बना हुआ होगा वहां का। तो ये सब जो चीजें हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर है या फिर और बहुत सारी कंपनी नए नए इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। पॉलिसी सपोर्ट है, पॉलिसी सपोर्ट मतलब कि गवर्नमेंट का पुश है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस कभी कभी होते हैं इस सेक्टर के, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्फ्लेशन है या फिर रूरल डिस्ट्रेस है या फिर जनरल सामान्य आदमी की जो परेशानियां मजबूरियां हैं, महंगाई का असर है, वो सब चीजें बहुत एक रूप ले सकती हैं काफी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस के रूप में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं नए नए। अब आप देखें कि एक मैं बहुत एग्जांपल हाईलाइट करूंगा कि इंडिया में जो भी अगर आप देखें कि किस तरह के स्टार्टअप्स जो सक्सेसफुल हुए हैं, ज्यादा आगे बढ़े हैं, या तो आप देखेंगे फिनटेक टाइप की चीजें हैं, मतलब पेटीएम टाइप की चीजें, या फिर आप देखेंगे कि कंज्यूमर कंज्यूमर मतलब फ्लिपकार्ट है, कंज्यूमर तरह की चीजें हैं कि आप कह सकते हैं डिजिटल है प्लेटफॉर्म, लेकिन अल्टीमेटली है तो कंजम्पशन बेस्ड ही ना, मतलब सामान आप खरीदते हैं फ्लिपकार्ट पे। तो ये क्या है कि इस तरह के फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और बहुत सारी मिंत्रा मिंत्रा तो 50 तरह की कंपनीज हैं। तो इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहां पे कंजम्पशन स्टोरी बड़ी स्ट्रांग है। तो आप देखेंगे स्टार्टअप्स भी वही करें, तो इस तरह की अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज एंटरप्रेन्योर्स की ये सब चीजें आ रही हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भाई बड़ा मार्केट है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पॉलिसी सपोर्ट भी है। तो ये सब चीजें आप देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती हैं उस सेक्टर में, नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में, और डेफिनेटली उससे फायदा भी होता है उस सेक्टर को। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स की। भाई स्टॉक्स में क्या हुआ है, तो सरकार ने सबसे पहले क्या किया कि गोल्ड पे ड्यूटी कम कर दी। तो आप देखिए कि 75,000 पर टन 10 ग्राम्स के आसपास का जो रेट था गोल्ड का, वो 70 के आसपास आ गया, और डेफिनेटली टाइटन जैसे स्टॉक्स को फायदा हुआ। टाइटन का स्टॉक जो है वो आप देख रहे हैं कि बहुत फायदा हुआ उस स्टॉक को। और ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अक्सर आप देखते हैं कि जब कभी कोई भी अचानक से ऐसा प्लेजेंट सरप्राइज गवर्नमेंट की तरफ से आता है तो डेफिनेटली स्टॉक्स को फायदा होगा। टाइटन के केस में ये डेफिनेटली एप्लीकेबल है। आईटीसी आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जो कि आप और भी कई सारे उसमें चीजें चल रही हैं कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एक डीमर्जर हो रहा है होटल्स का, वो सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप एक चीज जरूर देखें कि आईटीसी में सबसे बड़ा बजट का रिलीफ का पॉइंट ये था कि सिगरेट में कोई किसी तरह की ड्यूटी का ट्वीक या किसी तरह का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बहुत एक पॉजिटिव चीज थी सेक्टर के लिए। और ऑफकोर्स आईटीसी सबसे बड़ा टोबैको स्टॉक है इंडिया में, तो उसको फायदा हुआ। ऑफकोर्स टोबैको क्लब एफएमसीजी है, उनके बिजनेस में होटल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन प्राइमरीली आईटीसी को अभी भी टोबैको स्टॉक ही समझा जाता है। फिर अब आप देखिए कि ये तो हमने दो बात कर ली स्टॉक्स की, आईटीसी और टाइटन को डायरेक्टली फायदा हुआ, बट बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं जो भी काम कर रहे हैं। कुछ भी कहा जाए कि पिछले कुछ समय में एफएमसीजी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है, तो उसका मतलब ये हुआ है कि डिमांड पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है। वैल्यूएशन भी क्या है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं कहे जा सकते, मतलब अब न तो बहुत महंगे हैं ना बहुत सस्ते हैं, लगभग मिडिल लेवल पे हैं। और एक और चीज हो रही है कि कंपनीज ये कोशिश कर रही है किस तरह से कस्टमर को अपग्रेड किया जाए। जो कस्टमर 10 रुपए का सामान खरीदता वो 15 का खरीदे, जो 15 का खरीदता था वो 20 का खरीदे, और किस तरह से नए लोगों को लाया जाए, और नए लोगों को लाने साथ जो पुराने लोग हैं उनको अपग्रेड किया जाए, उनको नया प्रीमियम प्रोडक्ट बेचा जाए। अब प्रॉब्लम क्या है कि टॉप ऑफ द पिरामिड जो इंडिया है, इंडिया 140 करोड़ की आबादी जरूर है, लेकिन टॉप ऑफ द पिरामिड जो है, जो लोग बहुत बिना ये सोचे कि इसकी प्राइस कितनी है प्रोडक्ट की वैसा खर्चा कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा लोग नहीं है। तो प्रीमियमाइजेशन जो है, प्रीमियमाइजेशन हर एक कंपनी करने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन कामयाब हो पाए जरूरी नहीं है, क्योंकि टॉप ऑफ द पिरामिड इंडिया का अभी भी जो है रिलेटिवली छोटा है। वो बात कभी और करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स यूज करके आप असेस कर सकते हैं कि कितना है ये टॉप ऑफ द पिरामिड, जहां पे कि प्राइसिंग उतना मैटर नहीं करती। बट नेचुरली आप देखें कि इंडिया इज स्टिल अ पुअर कंट्री, मतलब एवरेज इनकम के हिसाब से, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, वी आर नॉट इवन अ मिडिल इनकम कंट्री एज येट। तो मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देखें कि टॉप एंड कंज्यूमर्स जो है उनकी एक लिमिट है, उनकी मतलब
वो जितने लोग हैं उतने ही तो खरीदेंगे डेफिनेटली। आप 140 करोड़ को डायरेक्ट प्रॉक्सी नहीं मान सकते। अब आप देखिए कि रूरल डिमांड पे हम क्या दिख रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक रिजल्ट आया था Q1 का भी कुछ दिन पहले, तो कुछ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इंकरेजमेंट वहां से आ रहा है, थोड़ी सी इंकरेजिंग न्यूज है कि भाई थोड़ा सा रिवाइवल हो रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा ऑफकोर्स जब रूरल डिमांड थोड़ा बढ़ेगी। बेस इफेक्ट मतलब क्या कि हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर या वाई ओ वाई कंपेरिजन कंपनीज के लिए किया जाता है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आप देखें कि अगर हम पिछले क्वार्टर को इस क्वार्टर के साथ कंपैरिजन करें, और एक कंपैरिजन होता है कि वाई ओ वाई मतलब ईयर ऑन ईयर। अब ईयर ऑन ईयर का मतलब यह है कि फर्स्ट क्वार्टर FY25 को फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY24 से कंपैरिजन करेंगे तो वो वाई ओ वाई कंपैरिजन होगा। मतलब ये कि अगर हम ये अप्रैल से लेकर जून 2024 को अगर कंपैरिजन कर रहे हैं अप्रैल से जून 2023 के बीच में, तो ये वाई ओ वाई कंपैरिजन है। तो जैसे जैसे आप देखें कभी कभी बेस इफेक्ट का बड़ा फायदा होता है कि जैसे भाई आपने देखा कि अरे महंगाई बढ़ गई, अब महंगाई अगर एलिवेटेड लेवल पर रहेगी तो अगले साल चूंकि महंगाई ज्यादा है, अगले साल वाई ओ वाई तो महंगाई क्या होती है पिछले साल की तुलना में आज की तुलना क्या प्राइसेस है वो कंपैरिजन करते हैं। तो वैसे वाई ओ वाई का बड़ा फायदा होता है कि भाई बेस इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। मतलब ये है कि बेस ही ऊपर है तो आपको उतना महंगाई नहीं दिखेगी, भले ही प्राइसेस एब्सोल्यूट टर्म्स में ज्यादा हो। कभी इस बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये कैसे प्ले करता है। बहुत सारी जगह पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस कॉन्सेप्ट का कि बेस इफेक्ट का। तो बेस इफेक्ट पे कभी और डिटेल में बात करेंगे। बट नेचुरली अगर एलिवेटेड लेवल पे महंगाई है तो कुछ समय के बाद बेस इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, मोटे तौर पर आप ये समझ सकते हैं। अब HUL का जो FY24 जो ये जो है इसमें एक चीज आप देखें कि रिकवरी हो रही है थोड़ी सी, थोड़ा सा यहां पर ये आ रहा है कि भाई ये जो चीज है कि भाई ये जो बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट लीवर्स के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए है। ये यूनिलीवर एक बाहर की कंपनी है, उसका इंडियन सब्सिडरी इंडियन यूनिट कह सकते हैं। कमोडिटी प्राइसेस उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, कंजम्पशन ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं। तो उन्होंने क्लियरली लिखा है ये चीज को कि भाई उनके लिए वॉल्यूम ग्रोथ बड़ी प्रायोरिटी है, और जो अपना कॉम्पिटिटिवनेस है प्रोडक्ट की, मतलब उनके जो ब्रांड्स हैं उनकी कॉम्पिटिटिवनेस है और हेल्दी मार्जिन। अब ये देखिए ये कहने को बड़ा आसान है। अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं तो जैसे हमने पहले देखा था कि पेंट्स के सेक्टर पे हमने एक वीडियो बनाया था, जब कभी आप वॉल्यूम ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं एक्सेसिवली तो आप मार्जिन को मेंटेन नहीं करते। तो कहना बहुत आसान है लेकिन प्रायोरिटीज है, मतलब आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ। जब डिमांड बहुत स्ट्रांग होती है तो मार्जिन को मेंटेन करना या मार्जिन को बढ़ाना रिलेटिवली इजियर होता है। पर ठीक है, ये उनकी प्रायोरिटीज है जो उन्होंने हाईलाइट की है। मतलब ये दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि वॉल्यूम ग्रोथ आना चाहिए या रूरल थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। अब ये स्टॉक प्राइस है, अगर आप देखें कि बहुत ज्यादा इसमें कुछ चेंज आपको नहीं दिख रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप देखें कि ये जो स्टॉक है ये स्टॉक काफी समय से बहुत ज्यादा मतलब हॉट स्टॉक नहीं है। मतलब कहना चाहिए कि कंपनी बहुत अच्छी है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज भी 60-65 के पीई पे है। तो मतलब वो पीई कोई कम नहीं है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे हिस्ट्री के हिसाब से तो रिलेटिवली कम है। मतलब ये है स्टॉक उतना हॉट नहीं है, स्टॉक इतना ज्यादा पसंदीदा नहीं है इन्वेस्टर के लिए। नेस्ले पिछले कुछ दिनों से काफी स्ट्रगल कर रहा है। पिछले 8-10 दिन से नेस्ले के लिए लगातार बैड न्यूज आ रही है और स्टॉक में काफी प्रेशर है। तो नेस्ले एक बहुत बड़ी स्विस कंपनी है, वहां की सब्सिडरी है जो इंडिया में ऑपरेट करती है, नेस्ले इंडिया लिमिटेड। ये मिल्क प्रोडक्ट्स और ये सब चीजें काफी बनाते हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इसके, उसमें शायद आपने सुना होगा कि मिल्क प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, लेकिन इंडिया में जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो मैगी है, जो कि नूडल्स है। और मैगी ऑलमोस्ट हम सब ने कभी ना कभी, कई लोग इतनी पसंदीदा होती है ऑलमोस्ट डेली या वीकली खाते हैं, बट सभी ने कभी ना कभी खाई होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, दुनिया का ऐसा कोई मार्केट नहीं है जहां पे कि मैगी इतना बिकता हो ना इंडिया में बिकता है। तो ये जो नेस्ले का स्टॉक है ये भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है पिछले कुछ समय से। मैरिको जो सफोला, पैराशूट ये वाले ब्रांड हैं उनको ओन करती है कंपनी, और यहाँ पर भी तो मतलब जनरल ट्रेंड आप देख रहे हैं। हमने वो 2 स्टॉक पहले डिस्कस किए, ITC और टाइटन। वहां पे कुछ ट्रिगर आया था बजट की, लेकिन बाकी सब जगह आप देख रहे हैं कुछ खास आपको बदलाव, कुछ खास चेंज, कुछ खास चीजें बदलती हुई नहीं नजर आ रही। इमामी जो एक स्टॉक है ये काफी सारी चीजें जैसे बोरो प्लस है और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो ये सब बनाते हैं। और ये कुछ आप देख रहे हैं कि बजट का कुछ खास इंपैक्ट इनके ऊपर नहीं हुआ है, कुछ खास चेंज हम यहाँ पे नहीं देख पा रहे।
डाबर सेम स्टोरी, नॉट अ वेरी बिग चेंज, नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज। तो मोस्टली कंज्यूमर स्टॉक ने बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। मतलब यह है कि एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हाईलाइट करूंगा कि जब कभी भी किसी स्टॉक या सेक्टर के बारे में जो सेंटिमेंट होता है वो पॉजिटिव नहीं होता है, तो उस टाइम पे अच्छी चीजों को भी इग्नोर किया जाता है। तो बजट में काफी सारी अच्छी चीजें सेक्टर के लिए थी, लेकिन फिर भी लोगों ने उनको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। ऑफ कोर्स ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितनी जल्दी वो अर्निंग्स में हेल्प करेंगी या ग्रोथ में हेल्प करेंगी सेक्टर को, लेकिन फिर भी बजट ओवरऑल कंज्यूमर सेक्टर के लिए उतना खराब नहीं था। उसके बावजूद भी स्टॉक्स ने बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, बहुत ज्यादा स्टॉक्स में आप चेंज नहीं देखे। अब ये आप देखें कि सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि यहाँ पर कंज्यूमर स्टॉक्स को एक ही पूरे खांचे में डाल दिया जाता है कि भाई कंज्यूमर स्टॉक्स है, लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरी चीज है कि दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है डिस्क्रिशनरी स्पेंड। डिस्क्रिशनरी स्पेंड मतलब पेस्ट, सोप, ऑयल, उस तरह का स्पेंड नहीं। डिस्क्रिशनरी स्पेंड मतलब कि ऑटोज, जो कि आदमी तब खरीदता है जबकि उसके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। तो ऑटो कंपनीज जो है वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड के एग्जाम्पल्स में आएंगी। या टाइटन है, टाइटन डिस्क्रिशनरी स्पेंड के एग्जाम्पल में आएगा। तो ये जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड काफी अभी रोबस्ट है। मतलब आपने देखा ना कि कंज्यूमर स्टॉक जो स्टेपल्स है, मतलब जो कि जरूरत रोजमर्रा की डेली में उपयोग आने वाली चीजें हैं, वो थोड़ा सा सेंटिमेंट वीक है, लेकिन जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड का जो सेंटिमेंट है वो अभी भी काफी स्ट्रांग है। फिर देखें तो ये मारुति का परफॉर्मेंस देखिए, मारुति हैज डन वेरी वेल इन लास्ट ऑलमोस्ट अ ईयर और सो, बिकॉज कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो डिमांड बहुत अच्छी है। तो अब देखा कंज्यूमर स्टॉक जो है उनको अगर आप डिवाइड करते हैं स्टेपल्स, स्टेपल्स मतलब डेली काम आने वाली चीजें, तो HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, मैरिको, ये सब उसके एग्जाम्पल होंगे, नेस्ले, वेस्ले, सब कुछ। और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा डिफरेंट स्टोरी देखने को मिल रही है। डिस्क्रिशनरी स्पेंड जहां पर पॉजिटिव है, सपोर्ट है, रोबस्ट है। फिर देखिए टाटा मोटर्स हैज आल्सो डन वेरी वेल, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब भी हम कंज्यूमर स्टॉक की बात करते हैं तो स्टेपल्स और डिस्क्रिशनरी स्पेंड वाली चीजों को अलग अलग देखा जाना चाहिए। आपने सुना होगा अक्सर कि जब कभी कंपनीज जो है, ऑटो कंपनीज, वो आज एक ट्रेंड देख रही हैं कि लोग एंट्री मॉडल को छोड़कर थोड़ी महंगी कारें खरीद रहे हैं, थोड़ा महंगा सामान ले रहे हैं। तो ये मतलब डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो है, मतलब आदमी जो जरूरत की चीज है वो नहीं, बट जो आदमी शौकिया तौर पर खरीदता है वो चीजें का स्पेंड डिस्क्रिशनरी स्पेंड कहा जाता है, और वो काफी स्ट्रांग है, काफी रोबस्ट है। अब आगे क्या है, मतलब क्या होने वाला है, जो हमने बात की। पहली बात तो क्या, कंज्यूमर स्टॉक्स FMCG स्पेशली हैव नॉट डन वेरी वेल। जो स्टेपल्स हैं FMCG, उन्हें अंडर परफॉर्मेंस है निफ्टी के कंपैरिजन में और बाकी सेंसेक्स के कंपैरिजन में, बाकी काफी सारे सेक्टर्स के कंपैरिजन में। बट फिर भी एक बात जरूर है कि ये सब बहुत स्ट्रांग ब्रांड है, बहुत अच्छी कंपनी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छी होती है जनरली, और ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं सैकड़ों सालों से। मतलब कहना चाहिए कि अगर आप देखें तो 100-50 साल से कंपनी ऑपरेट कर रही है। तो मतलब वहां पे क्या है कि ब्रांड बहुत नोन है, बहुत कंज्यूमर के लिए उसको रिकॉल करना बहुत मुश्किल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रांग पॉइंट होता है। तो मतलब अगर आप समझिए कि कोई सर्फ खरीदते हैं तो आप कोई लोकल प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। मतलब यह है कि ब्रांड की लॉयल्टी होती है, बहुत बड़ी स्ट्रांग लॉयल्टी होती है। सूनर और लेटर चीजें बदलती हैं, और जैसा कि हमने देखा कि एक एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ समय से इंडियन IT इंडस्ट्री का, पिछले 2 महीने में सेंटिमेंट अचानक चेंज हो गया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंज्यूमर स्टॉक्स में वैसा होने वाला है, लेकिन हम जैसे कि बहुत सारी चीजें सेक्टर में बहुत तेजी से बदलती हैं, और इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो पाता है। तो ये एक सेक्टर अभी बहुत अच्छा नहीं किया है पिछले कुछ समय में, तो मे बी इट्स हाई टाइम इट माइट स्टार्ट अट्रैक्टिंग मोर इन्वेस्टर्स। सेक्टर की जो अंडर परफॉर्मेंस है, जैसा मैंने कहा कि बहुत डायनामिक होती है, कोई सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है तो कभी अच्छा करना शुरू कर देगा, पता भी नहीं चलेगा। मैसेज क्या है पूरे वीडियो का, कंज्यूमर स्टॉक्स काफी डिफरेंट टाइप के होते हैं, आप उनको एक बकेट में न डालें, अलग अलग देखें कि क्या डायनामिक्स है। जैसे कि देखा ITC, तनिष्क, कंज्यूमर स्टॉक्स, डिस्क्रिशनरी स्टॉक, कितना डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उनको अलग अलग देखें। टाइटन और ITC को बजट में फायदा हुआ, डिमांड अभी भी मतलब थोड़ा बहुत साइन आ रहे हैं कि थोड़ा बेटर हो सकता है, बट अभी भी एक कंसर्न है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL, नेस्ले, मैरिको, इमामी, डाबर, ये सब परफॉर्मेंस लैकलस्टर ही है, बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो है काफी रोबस्ट है, और इसका ऑटो कंपनीज को फायदा हो रहा है। और मारुति वगैरह जो जैसे स्टॉक है वो प्राइम एग्जांपल है इसके, कैसे उन्हें फायदा हो रहा है इस चीज से। तो ये एक प्राइमरी चीज है कि
हम अलग-अलग चीज़ों को अलग-अलग तरह से देखें। एक सेक्टर भले ही कंज्यूमर है, लेकिन कंज्यूमर गुड्स में भी कई तरह के स्टॉक्स हैं, कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं। उनको बारीकियों को अगर समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये जो चीज़ है, आप देखें मारुति का स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस या आईटीसी हैज़ डन वेरी वेल इन लास्ट जैसे अबाउट कपल ऑफ मंथ्स। एंड वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे एक होटल्स का डीमर्जर होने वाला है, कंपनी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो टोबैको से थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो काफ़ी अटेम्प्ट सक्सेसफुल है। एंड आई वुड से कि अगर आप देखें पिछले लगभग 2 महीने से कम समय में भी स्टॉक ने लगभग 20% के आसपास का रिटर्न आईटीसी ने दिया है, और इट्स अ बिग अचीवमेंट बिकॉज़ दिस सेक्टर हैज़ नॉट बीन डूइंग दैट वेल। तो ये एक एग्जांपल है कि भाई किस तरह से आप अगर बारीकियों को समझेंगे, किसी स्टॉक पे थोड़ा ध्यान देंगे, तो आप अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। और यही हमारा कहने का मतलब, ये पूरा जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जो आपके साथ डिस्कशन करते हैं, उसका पूरा पर्पज यही है कि जो भी आप बारीकियों को समझें, थोड़ा ध्यान दें, तो डेफिनेटली आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी कि यार ये सेक्टर कहने को तो इस पर्टिकुलर में बिलोंग करता है इंडस्ट्री को, लेकिन फिर भी अलग अलग है। जैसे कि आपने देखा कि आईटी इंडस्ट्री में इन्फोसिस हैज डन मच बेटर एज कंपेयर टू टीसीएस इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। तो देखिए सेक्टर तो एक ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फर्क डेफिनेटली क्रिएट होता है, और वो एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। अगेन किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन ये नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि अगर आपको पसंद आएगा ये वीडियो, तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनका मार्केट में इंटरेस्ट है शेयर करेंगे। अपना फीडबैक भेजते रहिए, बहुत इंकरेजिंग है अभी तक, और काफी सारे अच्छे अच्छे सुझाव, रिकमेंडेशन, सजेशन आ रहे हैं। उनके ऊपर हम काम करें लगातार, हमारी रिसर्च टीम लगातार उनके ऊपर मेहनत कर रही है, और आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें और बहुत यूजफुल चीजें आपके साथ आगे भी शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए, अगले वीडियो को जब तक हम बनाएं और आपके साथ शेयर करें, तब तक के लिए हमें आज्ञा